नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आप लोगों को पता होगा अपने इस चैनल पर है जो RBSC की जो क्लास 10th की बुक है वो अपने इस चैनल पर है जो कराई जा रही हैं। तो आप लोग अगर अभी तक अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को है जो लाइक ज़रूर करें। और मित्रों, आपको पता है कि अपने इस चैनल पर जो इसका राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो ये बुक है, इसमें जो काफ़ी सारे अध्याय हैं वो अपन ने इस चैनल पर है जो अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उन जो अध्याय है उनको आप लोग देख सकते हैं अपने चैनल पर जा कर के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करें। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। जैसा कि आपको पता है, कल एक अपना वीडियो इसी से रिलेटेड है जो अपलोड किया गया था, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मुझे भी एक अच्छा लगता है कि लोग अपना वीडियो है जो देख रहे हैं और अपना चैनल को है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं धीरे धीरे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से आप लोग साथ बनाए रखिएगा, जिससे कि अपना चैनल है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और आप लोगों को इसी प्रकार के कंटेंट है जो उपलब्ध होते रहेंगे अपने इस चैनल पर। तो करते शुरुआत वीडियो की। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। और बौद्ध साहित्य जो कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें है जो 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे है जो हमें 16 महाजनपदों की है जो सूची प्राप्त होती है। और जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग है जो कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। और इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र जो कि चीवी जनपद कहलाता था, क्या कहलाता था? चीवी जनपद, चित्तौड़ के आसपास का भाग। और 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिम उत्तर सीमा से है जो कुछ कबीले जो कि मालव, योधे और अर्जुन नायन है जो राजस्थान में आकर के बस गई। ये जातियां हैं जो यहाँ आकर के बच गई थी। और मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम है जो ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी है जो प्राचीनता का प्रतीक है, जो कि ऋग्वेद में भी आर्य शब्द का है जो प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है और महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में है जो पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो भरतपुर के कुछ भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आप लोगों को पता है जो कि अभी मत्स्य जनपद के अंतर्गत ये अपना जो पहला चरण हुआ था एकीकरण का, उसमें ये रियासतें ही शामिल थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाली ये रियासतें शामिल थी। तो उसी टाइम पहले भी ये ही शामिल थे मत्स्य जनपद के अंतर्गत। अभी इसकी राजधानी विराटनगर कहलाती थी और उसको अभी बैराट कहा जाता है। अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोगों को ये बुक है जो कंप्लीट अपने इस चैनल पर है जो करवाई जाएगी, तो आप लोग ज़रूर इसका है जो लाभ उठाइएगा और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करिएगा। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। कौन था? विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित विराट नगर जो अभी बैराट नाम से जाना जाता है बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह है जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था और इन्हीं का पुत्र है जो परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद है जो निर्बल हो गए। कौन? कुरु और यादव जो जनपद है वो धीरे धीरे निर्बल हो गए और इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में है जो वृद्धि हुई। और मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में है जो सालू जाति रहती थी और अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में है जो प्राय संघर्ष होता रहता था। दोनों के मध्य है जो क्या होता? संघर्ष होता रहता था। और सालवों की भांति सेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः सेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता है। और एक अवसर पर सेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को सेदी जनपद में मिला दिया। किस तरह से ये मित्रों देखिए, एक निर्बल राज्य पर है जो शक्तिशाली राज्य है वो हावी होता है और मत्स्य जनपद के अंतर्गत है जो इनको मिला दिया जाता है।
अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक क्षेत्रीय जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो कि मित्रों आपको पता है, मगध जो विशाल साम्राज्य हुआ करता था पुराने समय में, उसमें है जो इसको मत्स्य जनपद को मिला दिया गया और धीरे धीरे है जो मगध का साम्राज्य विस्तार बढ़ता गया। मित्रों, आपने इस चैनल पर ये बुक कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा और अपने मित्रों को भी यहाँ पर लाइएगा, जिससे कि है जो अपना जो चैनल और आप लोगों को जो ये कंटेंट धीरे धीरे है जो उपलब्ध होता रहेगा। तो आप लोग ज़रूर यहाँ आइएगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी जो फ़ायदा होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा अपना। और आपको इस चैनल पर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं और उन जो परीक्षाओं के जो वीडियोज़ हैं वो अपने चैनल पर है जो धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे, बस ऐसी ही उम्मीद है आप लोगों से। और मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि विराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो ये पहले देखिए आप, मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद है जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? विराटनगर, जो अभी विराट नाम से जानी जाती है। अशोक का शिलालेख यहाँ से, जो भाब्रू शिलालेख है वो यहाँ से मिला है और इसमें है जो अशोक का जो बौद्ध धर्म जो अपनाया था उस अशोक ने, वो उसका है जो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये शिलालेख है जो साक्ष्य प्रदान करता है। और आगे है अपना राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। और इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर है जो मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत युग के नाम से इसको पुकारा जाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी को। और राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है और विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत है जो प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है और प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है और चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है। और चीनी यात्री वैनसांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय यहाँ आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है और राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए है जो राजपुत्र शब्द का है जो प्रयोग अवश्य किया जाता था। पहले है जो राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये एक राजाओं के जो क्षत्रिय होते थे, जो क्षत्रिय राजा, उनके लिए है जो ये प्रयोग किया जाता था राजपुत्र के नाम से। और आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के है जो मतों का अध्ययन करेंगे और उनके मत व उस पर अन्य जो विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम है जो जानेंगे। मित्रों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं और उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे और प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है और उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। ऐसा वैदिक आर्यों की संतान बताया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य इन्होंने। और आगे है अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद बरदाई, जो कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। कौन? चंद बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। किससे? अग्निकुंड से। और उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे और इन अनुष्ठानों को राक्षस, मांस, हड्डी और विश्व और मलमूत्र और डालकर है जो अपवित्र कर देते थे। ये है जो
इनको अपवित्र कर देते थे। और वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु एक यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। कौन कहलाते? परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने के में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा। क्या नाम रखा? चौहान। और चंद बरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है। यज्ञ कुंड से ये इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा चंद बरदाई ने बताया था। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में है जो अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। और विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विशेष जो विदेशी जो आक्रमणकारी शक्तियाँ हैं, वो है जो शक, हूण, युची जो जाति हैं, उनका यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया उनको। और ये कथ इसी ये कथा है जो इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति देती हैं। और आगे है अपना ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। और राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजूलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। कौन सा? बिजूलिया शिलालेख। और कौन करते हैं? डॉक्टर भंडारकर, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। किसमें? बिजूलिया शिलालेख में। और इसके अतिरिक्त तो उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदेत का वंशज बताया। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदेत की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और इस मत को है जो स्वीकार नहीं करते हैं, और उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना रहते हैं, और इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। आगे विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास में लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। और टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। और उनका मत है कि यह विदेशी जाति 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई। और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब ये शासक बन बैठे थे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हुणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि है, जो अतः दोनों जातियां हैं जो एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया था। किसने बताया था? स्मिथ ने हुणों की संतान बताया था। और इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है, और इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। और राजपूतों के रीति रिवाजों को की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता है जो स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी, और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। और ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती, और उनके सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। और ये थे अपने जो कि सामान्य थोड़ा सा परिचय, जो कि राजस्थान के अंदर जो चौहान, चालुक्य, परमार और चौहान ये हुए थे जो राजवंश,
वो किस तरह से पल्लवित हुए और इनका किस तरीके से है जो इतिहास में योगदान रहा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देगी और उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये इस वीडियो में है जो हमने देखा। तो आगे हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, और इस वीडियो में हम लोग यहीं इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पूरा विश्लेषण से है जो इसका देखेंगे। तो आप लोग अभी तक अपने चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपन है जो आगे अगले वीडियो में है जो ये राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उनको है जो हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।